नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात सबसे पहले मुद्दे की कर लेते हैं। अमेरिका और चीन जो कल तक एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, आज उनके निशाने पर दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन है। आपको बता दें, ट्रंप और जिनपिंग के बीच एक सीक्रेट डील हुई, एक ऐसी डील जो किम जोंग के परमाणु हथियारों को हमेशा के लिए दफन करने के लिए बनी है। लेकिन दुनिया इसे डील नहीं, महाशक्तियों की डेथ डील कह रही है। चीन और अमेरिका के बीच क्या सीक्रेट डील हुई है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप और जिनपिंग की गुप्त बैठक के बाद दुनिया में हलचल हो गई है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर बड़ा फैसला, साथ ही साथ उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को खत्म किया जाएगा। साथ ही व्हाइट हाउस से लेटर जारी हुआ है जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक रणनीतिक तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। चीन और अमेरिका मिलकर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार को खत्म करने की कसम खा चुके हैं। इस महा डील का सीधा मकसद तानाशाह किम के न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह किल करना है। लेकिन क्या सन की तानाशाह इतनी आसानी से घुटने टेकेगा? इतिहास गवाह है, किम जोंग उन को डराना नामुमकिन है। न्यूक्लियर वेपन पर किम जोंग का स्टैंड क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। स्टैंड ये कि परमाणु हथियार उत्तर कोरिया के लिए बहुत जरूरी है। परमाणु हथियार बनाने पर फुल फोकस है। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने का काम भी तेज कर दिया गया है। उत्तर कोरिया के रक्षा बजट में 15.8% की बढ़ोतरी की गई है। परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। किम जोंग उन अकेले दम पर अपने दुश्मनों को खाक में मिलाने का दम रखता है। उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम की जद में अमेरिका के कई बड़े शहर भी हैं, न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस और तमाम वो शहर। तानाशाह की मिसाइलें पल भर में तबाही मचा सकती है। अगर अमेरिका और चीन ने उत्तर कोरिया के परमाणु ठिकानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। अब आपको किम जोंग की मिसाइल पावर भी बताते हैं। पावर यह कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम मिसाइलों में अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता। हवासोंग 15, हवासोंग 17, हवासोंग 18 मिसाइलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। हवासोंग मिसाइलों की बड़ी रेंज, एक बड़ा वर्जन इस वक्त मौजूद है। 10,000 से ज्यादा 15,000 किलोमीटर तक किम की मिसाइलों में अमेरिका के बड़े हिस्से तक मार करने की क्षमता है। ये सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं है, बल्कि बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकने जैसा है। अगर सुपर पावर्स की इस हिमाकत पर किम जोंग का गुस्सा भड़का तो दुनिया तबाही का वो मंजर देखेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या ट्रंप और जिनपिंग की ये डील किम के हथियारों को खत्म कर पाएगी या फिर ये परमाणु सर्वनाश की शुरुआत है? इसी के जरिए आज का बड़ा सवाल भी आपके सामने रख देते हो। सवाल ये कि क्या ट्रंप जिनपिंग उत्तर कोरिया पर हमला करके किम के परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे? क्या ये पॉसिबल है और क्या किम ये होने देंगे? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है। तारुफ करवा दूं आपको अपने मेहमानों से। ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल सुशील पठानिया सर, अखिल पराशर चीन से पत्रकार हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। और सवाल मेरा सबसे पहले अरविंद जी आप ही से, इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये आंकलन कर पाना कि महाशक्तियों का ये जुटान हो क्यों रहा है, और ये अगर कहा जाए जुटान ना भी हो, काउंटर एक पिक्चर दिखाने की कोशिश जरूर है। अमेरिका ने ईरान को रोकने का तो प्रयास किया न्यूक्लियर वेपन्स के आधार पर, प्रोग्राम्स के आधार पर, लेकिन क्या ये सिनारियो किम जोंग उनके केस में, नॉर्थ कोरिया के केस में सक्सेसफुल हो पाएगी? अरविंद जी अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जब आप रिपोर्ट दे रही थी तब मैं कुछ चीन के जो प्रमुख अखबार है, चाइना डेली, उसे देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख रहा था और वॉशिंगटन पोस्ट को दे रहा था। तो ये खबर इन तीनों ही अखबार के हेडलाइन से गायब है। तो हमें पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है और वो कितनी रिलायबल है। ये होने के बाद में हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। अगर सपोज कि ऐसा होता है कि चीन इस चीज के लिए तैयार हो जाए
कि नॉर्दर्न कोरिया को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन से। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं कोरियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के काफी लोगों से यहाँ करीबी तौर से जुड़ा हुआ हूँ, जो दरअसल बेसिकली साउदर्न कोरिया का यहाँ पे दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक जमाना था जब साउदर्न कोरिया ने नॉर्दर्न कोरिया को काफी फाइनेंशियल हेल्प की, जिसका मिसयूज करके नॉर्दर्न कोरिया ने परमाणु ताकत के लिए रिसर्च की, पैसा खर्च किया और एक परमाणु ताकत बना और मिसाइल टेक्नोलॉजी इजाद की। मुझे लगता नहीं जिस तरीके से किम जोंग उन की वहां पे पर्सनैलिटी है, जो उनके हित है, उस हिसाब से किसी भी हालत में नहीं लगता कि अगर चीन का भी दबाव आ जाए तो नॉर्दर्न कोरिया किसी भी तरीके से अपने आप को न्यूक्लियर फ्री करने के लिए राजी होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान की लड़ाई के दौर में भी उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को धमकाया था। और दरअसल किम जोंग उनकी जो भाषा है वो रिक्वेस्ट वाली नहीं होती है, हमेशा धमकी भरी होती है। और एक बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उल्टा बयान दे दिया था, इससे पहले के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक तरीके से फेक जो है वो मिसाइल परीक्षण भी कर लिया था, कुछ सालों पहले की बात है। तब पूरा अमेरिका में हड़कंप मच गया था। हालांकि ये अलग बात था कि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था और कहा गया कि ये गलती से हो गया था। तो किम जोंग उन की ये शैली रही है अमेरिका को बार बार धमकाने की, डराने की। और एक जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और जो जितना कंट्रोल है, तो अमेरिका में अक्सर डर भी है और मुझे लगता नहीं कि अमेरिका उस हद तक जाएगा। और चीन के लिए नॉर्दर्न कोरिया अमेरिका को कंट्रोल करने का ठीक वैसा ही साधन है जैसे कि कोल्ड वॉर के जमाने में पाकिस्तान हुआ करता था, भारत को कंट्रोल करने के लिए आज भी है। तो डेफिनेटली अरविंद जी, और कुल हमारे मिला साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर भी कनेक्ट है। सर, सबसे पहले जय हिंद। और सवाल आपसे मेरा यही कि इस वक्त स्थिति अगर देखा जाए, आंकलन किया जाए, आपके नज़रिए से अगर समझा जाए, तो इस वक्त स्थिति किम जोंग उनके लिए कितनी ज़्यादा चैलेंज भरा है? और साथ ही साथ सवाल अमेरिका को लेकर के भी, अमेरिका क्या वही मंसूबे किम जोंग उनके केस में सक्सेसफुल करवा पाएंगे? देखिए, आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं, पहली बार नहीं है कि ऐसी बातें आई हैं। आई थिंक 2003 से 2009 के बीच में लगातार 5-6 साल एक सिक्स नेशन मीट हुआ था इसी को लेके, जिसमें रशिया भी था, जापान, चाइना, यूएस, द थिंग एंड साउथ कोरिया। ये 6 देश थे जिन्होंने मिलके यही मतलब कि भी नॉर्थ कोरिया को तब ये था कि न्यूक्लियर पावर ना बनने दिया जाए। इनके पिताजी थे शायद अभी किम जोंग के, वो उस वक्त थे। एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इनको नहीं बनने दिया जाए, पर मोडालिटीज किस प्रकार, मिलिट्री स्ट्राइक से या अंदर से, मोडालिटीज के ऊपर फैसला नहीं हो पाया। अगर मेरे हिसाब से इस बार भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और ली जिंग की बातचीत हुई है कि भी नॉर्थ कोरिया को डी न्यूक्लियराइज करना है, they could have discussed it, but not reached a conclusion कि किस तरीके से डीन्यूक्लियराइज करना है, मिलिटरली डीन्यूक्लियराइज करना है, इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करके करना है, पॉलिटिकल डिसेंशन अंदर अरेंज करनी है, तरीकों को लेकर मतलब डेविल इज इन द डिटेल। उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई फैसला हो भी नहीं सकता, बिकॉज जिस प्रकार वो पहली जो 6 पार्टी थी वो विफल हो गई तरीकों को लेकर, बिकॉज इंटरेस्ट अमेरिका के और चाइना के और रशिया के सबके अलग अलग पर ये कहा जा रहा है कि अभी तो टारगेट पर लॉक कर लिया है, लॉस एंजलिस हो, न्यूयॉर्क हो, जामवाल सर, सारे बड़े शहर अमेरिका के किम के निशाने पर ऑलरेडी सेट हैं। एक गलत कदम और मुझे नहीं लगता कि दो कदम भी दूर इस वक्त किम जोंग उन उस पिक्चर दिखाने से रहेंगे कि अमेरिका में तहस नहस हो जाए। देखिए, पहले आप ये समझिए कि जब एक मिसाइल फैक्ट्री से निकलती है बन के, तो उसके ऊपर किसी शहर का नाम नहीं लिखा होता, वो टारगेटिंग की जाती है और टारगेटिंग कभी भी बदली की जा सकती है जी। टारगेटिंग प्री टारगेटेड होते हैं पर एट विल बदली की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक मिसाइल को एक शहर के ऊपर लगा दिया, एक जगह के ऊपर लगा दिया, वो परमानेंटली उधर रहेगी। टारगेटिंग चेंज होती है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो वो अभी बोल रहे हैं
किंग जोंग बोल रहे हैं कि अमेरिका के आधे शहर मेरे दिखती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने कर दी ऐसी मिसाइल फायर करके जो वहां तक पहुंच सकती है। सो एक होता है कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन, तो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन ही हैज डन कि हम कैपेबल हैं, ठीक है ना। इस्तेमाल करेंगे क्या करेंगे उसके ऊपर अलग है। अभी तो यहाँ तक रिपोर्ट आ रही है कि भाई ही हैज मेड एक नया कानून बना दिया उन्होंने कि किसी तरीके से अगर मेरी हत्या होती है या कुछ होता है तो भाई ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर मिसाइल सारी लॉन्च कर दो, सारी लॉन्च कर दो, मैं अपने साथ दुनिया को भी लेके डूबूंगा। नाउ दैट हैज क्रिएटेड एक और सिचुएशन कर दी है। सो चाइना के इंटरेस्ट अलग है। चाइना को पता है कि अगर एक लेवल से ऊपर नॉर्थ कोरिया के अंदर अनस्टेबिलिटी होगी या नॉर्थ कोरिया बिल्कुल टूट के आंतरिक कलह में ही जो डूब गया, तो क्योंकि उसका बॉर्डर मिलता है सारा ओवरफ्लो इसके पास आएगा। एंड इस वक्त उनको अमेरिका को डराने के लिए थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल करना भी आता है। अगर वो खुद थ्रेटन नहीं कर सकते तो उनके पास एक मतलब जरिया है जिसके थ्रू कहते हैं भाई हाँ हम तो पागल नहीं है पर एक पागल हमने पाल के रखा है, हम उसको कभी भी छोड़ सकते हैं, उसको बोल देंगे हम देख लेंगे। तो नो देयर इज अ थ्रेट जियो पॉलिटिक्स में, एक काम आ रहे हैं तो ये दोनों रशिया के भी काम आ रहा है। और पिछले 10-15 साल में किंग जोंग ने भी चाइना और रशिया दोनों के साथ अपनी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ा ली हैं। इनफैक्ट पूरी इकोनॉमी उनकी सिर्फ इन दोनों देशों के भरोसे ही चलती है। सो दैट इज अ न्यू डायमेंशन। तो एक एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एनीथिंग। मैं मानता हूं कि बात हुई होगी, तो अगर ट्रंप बोल रहे हैं वापस आके की बात हुई होगी, पर वो बात तक ही होगी, उसको किस प्रकार लागू किया जाए ये इट इज बहुत आसान है मानना कि हाँ ये न्यूक्लियराइज होना चाहिए। अब न्यूक्लियराइज होने का प्लान क्या होगा, किस प्रकार न्यूक्लियराइज हुआ, जब तक वो डिसाइड नहीं होता खाली एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल का कोई मीनिंग नहीं है। सो मेरी रीडिंग ये है कि ये खाली एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल है। एंड एंड ऑफ द डे अगर चाइना मानता भी है ऐसे कि अमेरिका वांट्स ए डिकैपेसिटेटिंग स्ट्राइक नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और चाइना भी तैयार हो जाता है कि हम कर लेते हैं, वो कुछ बहुत बड़ा मानेगा, बहुत बड़ा नहीं, मांगेगा एक अमेरिका ग्लोबल से पुलिसिंग का डंडा लिए अमेरिका फिर तो रहा है, लेकिन किम जोंग उनके केस में, नॉर्थ कोरिया के केस में सक्सेस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी अभी तो बहुत दूर का प्रश्न है। सुशील सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर ये मुझे समझाने का प्रयास ज़रा करिएगा कि एन फैक्टर जो है न्यूक्लियर फैक्टर, इसमें सीधे सीधे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किम जोंग उन ने अभी तक जो तस्वीर दिखाई है वो नो कॉम्प्रोमाइजल स्टेट में है कि उस पर तो कोई बात ही नहीं होगी। और जैसा कि अभी जामवाल सर ने भी बताया कि इस पूरे सिचुएशन में वो पूरी इंसानियत को, पूरी पृथ्वी के तहस नहस से भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे बयान आए। तो इन दिस केस, इन दिस सिनारियो, क्या किम जोंग उन बड़ा खतरा अभी साबित होने वाले आने वाले भविष्य में? देखिए रितु जी, अगर हम किम जोंग की बात करें तो ही इज ए मैड मैन, राइट, एंड ए मैड मैन हु हैज बीन गिवन ए न्यूक्लियर पावर। और इसकी जो न्यूक्लियर बनाने में इसकी जो मदद की थी दैट वाज द सोवियत यूनियन, नॉट चाइना। और 1970 में एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जो न्यूक्लियर पावर नेशन है दे विल एंश्योर कि कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर ना बने। आपको ये भी पता होगा जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था तो उस समय यूक्रेन के पास तकरीबन 250 न्यूक्लियर बॉम्ब थे। वो बॉम्ब जो है उन्होंने रशिया को दे दिए। तो अगर दुनिया ये डिसाइड कर लेती है कि पागल लोगों के पास, पागल लीडर्स के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, तो उसको झुकना पड़ेगा। देखिए अभी कैसे झुकना पड़ेगा। अभी आप ये देखिए ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर नेशन बनना चाहता है। और इस समय चाइना ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उसको ये अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। तो अभी उसमें जो है किसी किस्म का समझौता ईरान करने को तैयार नहीं है। पूरी वर्ल्ड ओपिनियन जो उसके अगेंस्ट है, लेकिन वो ब्लैकमेल कर रहा पूरी दुनिया को और गल्फ कंट्रीज को। और पिछले 47 साल से वो सैंक्शन भी झेल रहा है यूएसए की बेसिकली। तो कल को अगर ये सारी कंट्रीज इकट्ठे आ जाती हैं, नो मैटर हाउ
मैड किम जोंग इज, उसको झुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करते हैं कि उसके पास कितने हैं, 60 या 70 न्यूक्लियर बम होंगे, उसके पास मिसाइल्स होंगी जो इनको अलग अलग वॉरहेड की कैपेसिटी को उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो अभी जो एंटी डिफेंस सिस्टम बन रहा है, देखिए ये तो होगा नहीं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया से लॉन्च हुई और अमेरिका चुप चुप करके बैठा रहेगा। दे विल डिस्ट्रॉय इट। और अभी भी जब हम बात करते हैं इनकी जो कैपेसिटी है 95, तो ये गिरा सकते हैं, 5 ही अंदर जाएंगी। हम्म। उसके बाद क्या हशर होगा इसका नॉर्थ कोरिया का? दे विल बी ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। वो शमशान बन जाएगा पूरा देश। अभी सवाल ये है कि किम जोन को भी ये पता है, वो इतना पागल भी नहीं है। ही इज होल्डिंग वर्ल्ड टू ए रैंसम बाय गिविंग सच थ्रेट्स व्हिच हैज गॉट नो बेसिस। अभी पाकिस्तान देखिए, अनदर मैड नेशन, जिसके पास कोई पता नहीं है हु इज इन द कंट्रोल। आर्मी कंट्रोल कर रही है। कल को ये न्यूक्लियर पावर ये भी धमकी देना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि शामिल ईरान एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें दुनिया के जितने भी पावरफुल नेशन हैं वो ये प्लेज लें कि हम किसी को न्यूक्लियर नेशन नहीं बनने देंगे फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। और उसके बाद जिसके पास है वो हम अपनी पूरी शक्ति यूज करेंगे कि उसको डिसआर्मामेंट किया जाए या डीन्यूक किया जाए। तो ये हो सकता है, इसमें कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। और अगर दुनिया इस समय रियलाइज कर रही है कि कितना बड़ा खतरा जो है वो साबित होगा, तो अगर उन्होंने 5-6 देश इकट्ठे आए हैं, कल को और देश इकट्ठे आएंगे, तो न्यूक्लियर डीन्यूक्लियर करना कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को, दैट्स नॉट ए वेरी बिग टास्क एंड इट कैन बी डन। हमारे साथ तो चीन से एक खास मेहमान भी कनेक्ट है, अखिल पाराशर जी। पाराशर साहब, ये मुझे समझाइएगा, अभी तो बीजिंग का दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया बंद कमरे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की? ऐसा माना जा रहा है कि हामी हो गई है और नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए, उसे टोकने के लिए, अड़चन बनाने के लिए कुछ पैक्ट साइन हो गया, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो चाइना का जो कि मीडिया में या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ। और ये अभी जो व्हाइट हाउस का जो ये फैक्ट शीट है उसमें ये चीज़ निकल कर आई है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं से कोई एक ऑथेंटिक या रिलायबल सोर्स से कुछ ये निकल कर आ रही है। खासकर चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना में इस खबर के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चाइना चाहता है, चाइना ने कई बार संयुक्त राष्ट्र जो प्रतिबंध है ये न्यूक्लियर वेपन के, उसमें नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है वो वोट भी किया है। और नॉर्थ कोरिया कई बार चीन से नाराज भी हुआ है। ठीक है। और चीन का ये कहना है या चीन का ये मानना है कि जो कोरियन पेनिनसुला है उसमें ये न्यूक्लियराइजेशन नहीं होना चाहिए, और वो डी न्यूक्लियराइजेशन पर ज्यादा जोर देता रहा है। तो इसी वजह से कभी कभी खटपट हो जाती है नॉर्थ कोरिया और चीन के रिश्ते में। पर देखा जाए तो ओवरऑल की चीन और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते काफी मजबूत है। इसका 80-90% जो आर्थिक जो जो संबंध है या जो इकोनॉमी है, लेना देना, वो चीन से ही होता है। चीन से ही ज्यादातर सामान जो है माल नॉर्थ कोरिया में जाता है। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि 1961 में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसमें यह हुआ था नहीं, कि पर जो अगर उस नॉर्थ पैक्ट की बात करें, जिस ट्रीटी का जिक्र हो रहा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेकर के कई दफ़ा क्वेश्चन भी किया गया है कि उसमें नॉर्थ कोरिया शुरुआती दौर में तो शामिल हुआ, लेकिन उसके बाद अपने हाथ पांव पीछे खींच लिए, साथ भी नहीं दिया। और उस पूरी तस्वीर को भी दुनिया के सामने ऐसे रखा गया कि एक ऐसा तानाशाह जो पूरी दुनिया को अपनी इशारों पर, अपनी उंगलियों पर अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अब वो वाली स्थिति क्या अब चेंज हुई है, थोड़ी सी भी नरम पड़ी है क्या? देखिए, जो किम जोंग उन है उसका लगातार यही कहना है कि वो नॉर्थ कोरिया को जो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाए रखना चाहते हैं वो। और किम जोंग उन का ये भी कहना है कि अमेरिका के साथ तभी बातचीत होगी नॉर्थ कोरिया की जब अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट मान ले, स्वीकार कर ले। तो वो तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पिछले कुछ वर्षों में किम जोंग उन या नॉर्थ कोरिया में उनके स्टांस में कोई परिवर्तन आया है, कोई फर्क आया है। बिल्कुल नहीं आया। चीन ने भी कई बार कुछ समझाने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में कोई परिवर्तन नहीं है उनके स्टैंस में, उनके
अपने स्टैंड पर। तो किम जोंग उन का तो साफ कहना है कि वो तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट ही बने रहेंगे, और वो चाहते हैं उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और इसी वजह से चीन के साथ उनकी खटपट भी हो जाती है, नाराजगी भी जाहिर हो जाती है। तो इसलिए चीन और नॉर्थ नहीं, पर कोरिया के रिश्ते थोड़े कुछ तो पका खट होगा ना अखिल जी, कुछ तो पका होगा बीजिंग में, बंद कमरे में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ईरान का मसला, हॉर्मूज का मसला हमने देखा, जिसको लेकर बड़े बड़े आंकलन किए गए कि इस मीटिंग से कुछ ना कुछ सुधार या कुछ ऐसा सोल्यूशन निकल कर आएगा। वैसे ही अब दुनिया आंकलन कर रही है, क्योंकि बंद कमरे के अंदर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसका भी सिर्फ आंकलन किया जा सकता है। भविष्य में जब उस पर वर्क ऑन किया जाएगा तब तस्वीर ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया वॉज द एजेंडा ऑफ दैट मीटिंग? देखिए, वही मैंने फिर दोबारा बोला कि ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ की मीडिया में या यहाँ के मोफा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, और इसके बारे में तो कोई जिक्र अभी तक हुआ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम ये कयास लगाएं भी कि चलो ठीक है, बातचीत हुई होगी। देखिए, सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत कर लेना, हाँ हाँ ठीक है यार, नॉर्थ कोरिया को नहीं करना चाहिए, इस तरीके की अगर बात होगी हो तो, लेकिन इसका कोई वो स्टैंड नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया कि चाइना चाहता है कि जो कोरियन पेनिनसुला है उसमें शांति बनी रहे, उसमें ये न्यूक्लियरेशन वेपन का इस्तेमाल ना हो, कोई जो स्टेट है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं, स्टेट ना एक बने, एक इस ड्रामा तरीके सा से दुनिया चाइना में चल चाहता रहा है, है। एक अलग ड्रामा, एक अलग सीन क्रिएट किया जा रहा है। मैं चाहूंगी अरविंद सर हमारे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों की बेहतरीन जानकार है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, उनका एनालिसिस इस पर क्या कहता है, उनकी रीडिंग क्या कहती है। सर ज़रा समझाइएगा, एक ऐसा देश जिससे कईयों की दुश्मनी, कई देश तो मन में दुश्मनी पाले बैठे थे, अमेरिका भी उसमें टॉप पर था, कोरोना वायरस के दौरान भी जमकर लताड़ा, जमकर चीन को लेकर उथल पुथल वाली बयानबाजी दी। उसके बाद आज की तारीख है कि हर पाखंड, हर ड्रामे के बीच सोल्यूशन के लिए नजरें बीजिंग पर क्यों टिक जाती? देखिए रितु जी, इन सब चीजों का जो जवाब है बहुत ही आसान है, जी, पर हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शंस इतना जबरदस्त हैं जिसको हम नरेटिव सेट्स करना बोलते हैं, वो इतना जबरदस्त है कि उसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेके इस चीज को प्लीज प्लीज। समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि जो वेस्टर्न मीडिया हमें जो नॉर्दर्न कोरिया के बारे में बताता है वो हकीकत नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि जो पुराने स्टाइल के, जो कम्युनिस्ट स्टाइल के जितने भी जो देश होते हैं, वो आयरन कर्टन टाइप का अपने यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर जाने नहीं देते हैं। तो इसलिए नॉर्दर्न कोरिया के पास जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसके पास जानकारियां बहुत ही सीमित हैं, और इसी के कारण जो वेस्टर्न मीडिया है उसको उसके बारे में एक चीज गढ़ने का मौका मिल जाता है। अब हम उस चीज को समझने की करेंगे कि क्या नॉर्दर्न कोरिया का जो परमाणु ताकत होना, क्या चीन, रूस या अमेरिका किसी तीसरे देश पे डिपेंड करता है, या क्या उसे इतना बहुत जल्दी से परमाणु जो निशस्त्रीकरण करके करना आसान है, जैसा कि पठानिया साहब ने बोला? तो इसका जवाब है कि नहीं। पहली बात ये कि अगर वो नॉर्दर्न कोरिया अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इतना मजबूत नहीं होता, तो इजराइल और ईरान तो बरसों से कोशिश कर रहे हैं परमाणु ताकत बनने की और उस स्तर की मिसाइल टेक्नोलॉजी की। ईरान और ये दोनों ही देश हासिल नहीं कर पाए, पर अगर नॉर्दर्न कोरिया कर पाया है तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि इसको जितना वीक बताया जाता है अंदर से उतना है नहीं। दूसरी बात ये कि चाहे वो किम जोंग उन हो या किम जोंग इल हो, जो इनके पिताजी थे, दोनों बहुत ही ताकतवर लोग रहे हैं वहां पे, बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, आज भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी जो उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं ये, और उसके बाहर भी लोगों में भी इनकी लोकप्रियता में कमी नहीं है। कारण ये कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वहां के लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है और वो खुश हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चीन, अमेरिका या रूस कोई भी अगर इसको परमाणु ताकत विहीन करना चाहे तो ये संभव नहीं है। और इसका अंतिम मैं अपनी बात ये कह के खत्म करना चाहता हूं कि क्या नॉर्दर्न कोरिया अपने आप को ऐसा करेगा, तो बिल्कुल जैसा कि अखिल जी ने साफ साफ कहा है कि उसकी कोई रुचि नहीं हो सकती है, ना चीन का इतना ज्यादा कंट्रोल है। मैं बहुत ही एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करता हूं। आपको पता होगा कि आज भी जब वो
हरे कलर की जब वो रेलगाड़ी से जब रूस गए थे, तो पूरे ही पुराने जो कम्युनिस्ट ढांचा नहीं था, जहाँ एक एक चीज उनके बाल से लेके कपड़े तक वापस लाए गए थे, वहां पे एक भी चीज नहीं छोड़ी गई थी। और इसी तरीके से जो बात करने का या सब कुछ करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल वैसा ही परंपरावादी है। और कोई उसके नॉर्दर्न कोरिया की कहीं कोई इंटरेस्ट ही मैच नहीं करते हैं, जैसे कि चीन के इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं। चीन राइट। इसलिए कहेगा क्योंकि उसको यूनाइटेड स्टेट्स से व्यापार चाहिए। रितु नहीं तो जी, व्यापार चाहिए, बिल्कुल लेकिन ओवर अभी टू। आतंक के सरदार के रूप में भी तो वही उभर के आ रहे हैं। अगर किम जोंग उन की बात करें, किम जोंग उन कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, कोई बायलैटरल टर्म्स में कुछ ऐसी खटपट नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हर दफा धमकाने वाले अंदाज में नजर आते हैं। देखिए, आतंक का जहां तक मामला है रितु जी, देखो वहां पे जो जैसे कि कम्युनिस्ट स्टाइल की जितनी भी देश हैं, अब तो खैर बहुत गिने चुने बचे हैं, जी। बाकी सबने उदारीकरण भी कर लिया ना, तो अब रूस उस हिसाब का कम्युनिस्ट बचा है, और न ही चीन। पर उत्तर कोरिया है अभी वैसा। तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये बात हमें मानना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी भूखा मर रहा है या भूखमरी है, या वैसा नहीं है जैसे कि कम्युनिस्ट देशों की खासियत होती है। तो वो आतंक, मतलब अगर आतंकी है तो नहीं, अमेरिका पर के लिए है आजादी कि भी वो तो नहीं धमकाते है, रहे। नहीं ना हो भुखमरी, लेकिन आजादी भी तो नहीं है। आजादी बिल्कुल नहीं है, और इसको बिल्कुल पसंद भी नहीं किया जा सकता है ना, इसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम एक केवल उस सवाल मेरा चीज को समझने जामवाल की। सर से इसी पर, सॉरी टू इंटरप्ट। जामवाल सर, मुझे बस इतना समझाइएगा, क्योंकि जो दुनिया देख रही है और हम और आप जैसे देख रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी ये पूरी जो दुनिया भर में एक माहौल सेट हो रखा है, खासतौर पर न्यूक्लियर फैक्टर पर, एन फैक्टर पर, ये आगे बड़े विध्वंस की तैयारी तो नहीं, और या ये इस तरीके से देखा जाए कि रीजनल तौर पर लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। लड़ाई ईरान से भी है, अमेरिका की लड़ाई कोरिया से भी अब देखिए आ रही है, लड़ाई अभी काउंटर करने के लिए चीन को भी चीन का दौरा करना पड़ गया। अब इन तमाम चीज़ों के बीच क्या कोल्ड वॉर एरा एस्केलेट हो रहा है? देखिए, कोल्ड वॉर चाइना और यूएस के बीच में कुछ मतलब चल ही रही है। कई चीजों को लेकर रशिया और यूएस के बीच भी चल रही है। आई मीन म्यूचुअल सैंक्शंस हैं, वो सारा कुछ है। यहाँ पे बात न्यूक्लियर हथियारों की हो रही है। राइट। हाँ, दुनिया जरूर इस तरफ मूव कर रही है कि न्यूक्लियर हथियार किसी अथॉरिटेरियन रजीम के पास, जो बिल्कुल मतलब एट विल उसको लॉन्च कर सकता है, और जिनका एक मतलब ऐसा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है कि एक आदमी अपनी मर्जी से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दे और दुनिया को तबाही ले जाए। ऐसे किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर एक सहमति बन रही है, पर उस सहमति, अभी तक वो सहमति, जिसको मैं बार बार बोलता हूं, इन प्रिंसिपल है। बिकॉज जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो फिर अपने अपने व्यू पॉइंट्स अलग हैं, कंट्रीज के इंटरेस्ट अलग हैं। खाली यूएस इजराइल में और भी बहुत देश हैं जो चाहते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। इस प्रकार क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया का भी नंबर है। आई मीन वी आर होपिंग कि थोड़ी देर बाद पाकिस्तान भी उन्हीं में गिना जाए, रादर ऑलरेडी गिना जा रहा है, जो कि एक अथॉरिटेरियन रजीम है, जिनसे न्यूक्लियर वेपन अगर किसी भी तरीके से निकाल ले चाहिए, जिनमें इजराइल भी शामिल है और भी कई लोग हैं। मतलब इन सब देशों को मैंने नाम बताया कि जो ऑलरेडी न्यूक्लियर है या न्यूक्लियर बनने के कगार पे हैं, उनसे न्यूक्लियर बम निकालने की है। पर प्रॉब्लम हमेशा मेथोडोलॉजी में आती है। डेविल द डिटेल इज द डेविल, कि भी वो डिटेल कैसे करें, कैसे निकालें, क्या एक ऑल आउट मिलिट्री ऑपरेशन करें या इंटरनल स्ट्राइक बढ़ाएं। हर देश का अलग तरीका है, हर देश को अपने अलग तरीके से ले जाना है। और मैं बताता हूं आपको कि ये जो ईरान की जो जंग हो रही है, इसका असर आप देखना बाद में नॉर्थ कोरिया और दूसरी जगह भी पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ से फ्रीज कर लेते हैं या उनको परमाणु शक्ति बनने की कगार से वापस खींच लाने में कामयाब हो जाते हैं इजराइल और यूएस मिलके, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट दूसरी जगह भी किया जाएगा। हाँ, दूसरी जगह क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है,
तो खतरा थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट खतरों को मैनेज किया जा सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इंटरनल डिसेंशन क्रिएट की जा सकती हैं, इंटरनल डिसेंशन के साथ मिलिट्री या काइनेटिक एक्शन कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, एंड इट कैन कम एट ए लेटर स्टेज। जो मिलिट्री काइनेटिक एक्शन है, मतलब डिस्गाइज्ड एज समथिंग एल्स, तो वो सारे ऑप्शन होते हैं। पर प्रॉब्लम है उन सब ऑप्शंस को मिलने के लिए एक आपसी सहमति चाहिए दुनिया में। अभी आपसी सहमति सिर्फ इन प्रिंसिपल है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट वाज, कि वो खाली इन प्रिंसिपल सहमति है, एग्जैक्ट एग्जीक्यूट करने की सहमति नहीं है आदित्य। बिकॉज अगर आप चाइना को लेना चाहो नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि हम मिलिट्री हमला करेंगे, तो चाइना को भी पता है कि अगर मैंने ज्वाइन किया तो अमेरिका का नंबर बाद में आएगा, मेरे बॉर्डर मिलते हैं, पहले मेरे शहर जाएंगे, वहां उसकी शॉर्ट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल भी पहुंच जाएंगी। तो नेचुरली चाइना विल बी हेजिटेंट टू डायरेक्टली टेक पार्ट इन द मिलिट्री स्ट्राइक्स। अगर यूएस करता है, यूएस के पास टाइम हो सकता है कि उसको आईसीबीएम लॉन्च करनी पड़ेगी, उसको 10 से 15 मिनट मिलेंगे, और 10 से 15 मिनट में वो ट्रैक करके होपफुली 100% डिस्ट्रॉय कर ले। अमेरिका के पास टाइम है, चाइना के पास नहीं है। शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल सीधी वहां से फायर करेंगी बिफोर दिस थिंग। अगर उसने 4-5 भी करी, भाई 4-5 में से एक चाहिए उसको हिट करनी, बीजिंग गॉन। अब डिस्टेंस देखो ना बीजिंग का उससे। सो ये सारे भी चीजें नहीं, पर इन प्ले कॉम्प्रोमाइज आ स्टेट जाती था हैं। ना, दुनिया चाहती तो चीन को एक साथ आकर के काउंटर कर सकती थी। रूस अमेरिका पहले से ही बिफरे पड़े हैं, दोनों एक दूसरे के लिए। अभी जैसा कि आपने बोला कि एक कोल्ड वॉर चल ही रही है। अब इस बीच में अगर मैं सवाल आपसे करूं कि चाइना को रोकने के प्रयास से ज्यादा अभी चाइना को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, जामवाल सर। देखो ऑब्वियसली, देखिए अभी लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में यूक्रेन से सीखा। आज अगर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर नहीं किया होते तो क्या रशिया उसका ये हाल कर सकता था? सो अभी कोई देश न्यूक्लियर वेपन जो कगार पे है वो भी देने को तैयार नहीं है। इधर कोई भी हमारा यूक्रेन बना देगा कल को। सो ऐसे वो मतलब सिमेट्री की वार नहीं रह जाती है। उसके बाद एक देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो चाहे वो भी न्यूक्लियर वेपन ना करे, पर वो एक न्यूक्लियर वेपन उसको सिक्योरिटी की गारंटी देते थे। तो यूक्रेन से की एग्जांपल देंगे सारे कि देखो यूक्रेन ने बेवकूफी करके सरेंडर कर दिए अपने हथियार, आज क्या हाल हो रहा है। यही लॉजिक ईरान दे रहा है, यही लॉजिक नॉर्थ कोरिया भी देगा कल को कि भैया हमें तो अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, नहीं तो तुम तो हमारे ऊपर चढ़ जाओगे राशन पानी लेके। और यही तो रीजन सारे देश जो न्यूक्लियर तौर पर संपन्न अपने आप को बताते हैं वो कारण ही सुरक्षा का हवाला देकर इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर रहती है। सुशील सर, सवाल आपसे मेरा ये है कि एन फैक्टर पर, न्यूक्लियर फैक्टर पर किम जोंग उन लगातार काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को या न्यूक्लियर तौर पर कैसे नॉर्थ कोरिया को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना है, इस पूरे प्लान पर और धार दिया जा रहा है। और इस कंडीशन में जहां दुनिया अभी एक बहुत बड़े विध्वंस को लेकर के अलार्मिंग कंडीशन में है, इस अलार्मिंग कंडीशन में ये वाला व्यवहार और ये तैयारी क्या बड़ी मुसीबत नहीं ला सकती है? देखिए रितु जी, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, और जैसे जम्वाल साहब बोल रहे थे काइनेटिक अटैक, वो कोई नहीं करेगा, ना चाइना करेगा ना यूएसए करेगा। नोबडी इज गोइंग टू यूज द फोर्स व्हेन इट कम्स टू डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया। आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप देखेंगे जितनी भी इतिहास में रिवॉल्यूशन हुई है, जब लोगों को खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं तो रिवॉल्यूशन होती है। इसमें दुनिया को एक इकट्ठा होके उसके ऊपर इतनी सैंक्शन लगानी चाहिए कि उसको खाने के लाले पड़ जाए। और उसके बाद आप देखिए जब इंटरनल डिसेंट उससे निकलेगा, ये नहीं कि आप उसके ऊपर इन्वेजन कर दीजिए, दैट विल बी अ स्टुपिडिटी एंड नेशन इज गोइंग टू डू दैट। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जहां तक इजराइल का सवाल है रितु जी, इजराइल हैज ऑलरेडी गॉट न्यूक्लियर बॉम्ब एंड दैट इज द रीजन ईरान इज इन परसूट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बिकॉज ऑफ इजराइल। तो ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, होल वर्ल्ड नोज अबाउट। अभी इन्होंने यूएसए की मदद से लिए हैं या खुद बनाए हैं, उसको दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इन द interest of the humanity and world, we got to be together
कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, पीछा जो हो गया उसको बायगॉन्स, लेट बी द बायगॉन बी बायगॉन्स. नो, वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज थिंग दे डोंट हैपन. अदरवाइज कल को साउथ कोरिया भी बोलेगा कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं भी बनाऊंगा, कौन रोक सकता है उसको? अभी आप देखते हैं ईरान के अंदर आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि आप पैसे दीजिए, कल को ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया की, सब न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर देंगे. तो ईरान के साथ जो अभी चल रही है लड़ाई, बेसिकली न्यूक्लियर सेंट्रिक एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक की रेंज को जो कम करना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है. और आपने ये मिसाइल्स एक का जिक्र गेम किया तो चेंजर मैं चाहती बनेगा. हूँ कि अब जरा जो दर्शक देख रहे हैं, हॉसोंग 15, 17 और अलग अलग जो वेरिएंट्स है उसको लेकर चर्चा की जाती है, आईसीबीएम्स को लेकर जिक्र किया जाता है. मैं जरा चाहूंगी कि आप प्लीज उसे जरा एनालाइज करके बताइएगा. हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सा तुरुप का इक्का नॉर्थ कोरिया के पास है, किम जोंग उन के पास है, जो हर दफा तानाशाही के साथ कनेक्ट हो जाता है. देखिए, न्यूक्लियर पावर ये बने थे 2006 के अंदर. ठीक है. 20 साल के अंदर इन्होंने अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको भी बढ़ाया, और जापान के पास हमेशा उस तरह के फायर करते हैं. अभी इनकी जो मिसाइल्स की रेंज है और न्यूक्लियर वॉरहेड की जो कैपेसिटी है, वो उसको आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं. दे हैव अटेन्ड दैट प्रोफिशिएंसी. नो, अभी इसके अंदर अभी जापान भी बहुत डरा हुआ बैठा है, बिकॉज जापान को, उनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है. अभी अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है कि वो प्रोवाइड कर रहा है. साउथ कोरिया के अंदर भी उसने अपनी फौज रखी हुई है, यूरोप के अंदर भी अपनी फौज रखी हुई है. सो दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दीज कंट्रीज हु आर नॉट न्यूक्लियर. एक बीच में आपने देखा होगा कुछ साल पहले, काफी साल पहले, एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, जिसमें अभी इस समय सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है? रशिया के पास, फॉलोड बाय यूएसए, एंड देन वी कम टू चाइना. एंड चाइना जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने बम्स की जो नंबर है उसको बढ़ाते जा रहा है. तो कल को किम जोंग बोलेंगे कि भैया आपके पास तो, मेरे पास तो 60 या 70 ही न्यूक्लियर बम हैं, आप तो एक एक हजार लेके बैठे हो, किस मुंह से मेरे को बोल रहे हो आप? सो दीज बिग नेशन, दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल, कि आप अपनी जो मिसाइल्स हैं उनके अंदर जो वॉरहेड है, उसके बाद आप बने रहिए न्यूक्लियर डिटरेंस, बट ब्रिंग इट डाउन. अभी उसके अंदर कंसेंसस तो आएगी नहीं इनके पास. ये आ भी सकती है, यू नेवर नो हाउ द नेशन बिहेव्स. जिनके पास पावर है, who are worried about the future of mankind, तो अगर वो सिस्टम शुरू हो जाता है, और मान लीजिए कि इनके पास वो कहते हैं कि ठीक है, नॉर्थ कोरिया 20 एज ए न्यूक्लियर डेटरेंस यू कीप 20 बॉम्ब्स, राइट, और हम भी अपना जो आर्सेनल है उसको कम करेंगे. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट देन पीपल हैव टू कम टुगेदर and work in the single direction कि let's save the globe or world from the nuclear desperation. because एक बार ये सिस्टम शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर वाला, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है. So it has to be very very strategically planned, beautifully executed, take everybody along, and then go for the sanction. आप दुनिया भर की कंट्री अगर इनको बोल देते हैं कि हम आपको कुछ सप्लाई नहीं करेंगे इंक्लूडिंग चाइना, तो what will be the fate of North Korea? और जब उनको लोगों को वहां खाना नहीं मिलेगा, दवाइयां नहीं मिलेंगी, उनकी बुरी हालत हो जाएगी, तो इसकी जो डिक्टेटरशिप है किम जोंग की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. तो वो चीजें क्रिएट कर सकते हैं, इनके पास तो पावर है आज जो भी बड़े एक देश के बड़ी अंदर है. मीटिंग को लेकर के तस्वीर आई थी. पुतिन भी जो है शी जिनपिंग से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं. और अखिल पराशर जी, अभी बीजिंग में क्या हालचाल है इसको लेकर? पुतिन पहुंच रहे हैं, पुतिन अगर वहां पर मौजूद है, क्रेमलिन मॉस्को के साथ साथ मिलकर के कैसे बीजिंग आगे बढ़ेगा? क्या वो अमेरिका को रोकने के लिए होगा या नॉर्थ कोरिया के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बता दो कि बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए काफ़ी जोरदार उनका स्वागत किया जा रहा है, और मीडिया में उनकी विजिट के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं. और दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि रशिया और चीन के जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत संबंध है, और हर सेक्टर्स में, हर क्षेत्र में. और अगर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई बातचीत करेंगे. वो बात करेंगे अमेरिका के ऊपर, फिर बात करेंगे कि जो ट्रम्प की जो विजिट हुई है उसको लेकर, और फिर उसके अलावा जो ये मिडिल ईस्ट में जो ये चल रहा है हॉर्मोज का जो मामला है, आई थिंक उन पर ज़्यादा बातचीत करेंगे. उसके अलावा फिर जो उनके द्विपक्षीय संबंध है उसको और मजबूत करने पर, और किस तरीके से
एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ाने पर, उन चीज़ों पर ज़्यादा वो बातचीत रखेंगे, ना कि किम जोंग उन के ऊपर। क्योंकि देखिए ये जो बात आई है, ये एक व्हाइट हाउस की तरफ से एक फैक्ट शीट जो है उस पर आई है, तो दुनिया का भी ध्यान है नहीं इस पर ये मौजूदा समय में। तो इसलिए पुतिन और शी की जो मुलाकात है वो नॉर्थ कोरिया पर ना रहकर वो अमेरिका पर, ईरान पर, और फिर जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और किस तरीके से दोनों देश जो है वो अपनी ऊर्जा सप्लाई को लेकर, अपने एनर्जी को लेकर, उन या जो ऑयल फ्यूल है उसके ऊपर, उस पर ज्यादा उनका फोकस रहेगा। कि देखिए क्योंकि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, इवन चाइना भी अछूता नहीं है, और चीन में भी पिछले 2-3 महीने में 3-4 बार जो दाम है पेट्रोल के वो बढ़ गए हैं, और जो कीमतें हैं, जो वस्तुओं की कीमतें, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो क्योंकि चीन भी अछूता नहीं है, तो किस तरीके से महंगाई पर काबू करना है, किस तरीके से कंट्रोल में लाना है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि ट्रम्प की जो विजिट है उसको लेकर भी उनके बारे में आपस में बातचीत जरूर होगी। तो ये उनके वन ऑफ द टॉप एजेंडा रहेगा, ट्रम्प की विजिट, और अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का आगे क्या रहेगा। तो चाइना अमेरिका चाइना चाइना में किस कॉल में ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है? अभी न्यूक्लियर एस्पेक्ट पर बात हो रही थी कि न्यूक्लियर एस्पेक्ट पर चाइना का भी सेम ही पहलू है, वो भी वही चाहता है जो अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर हथियारों के साथ लैस ना हो, ना ईरान हो, ना और कोई देश हुआ, और अब कोई विकसित ना कर पाए वो शक्ति। ऐसा है क्या? देखिए जिस जिस तरीके से अमेरिका बहुत ही ज्यादा फोर्सली, बहुत ही ज्यादा वो एग्रेसिवली वो आगे बात कर रहा है उस चीज को लेकर, चीन उतना नहीं कर रहा, और खासकर नॉर्थ कोरिया के मामले में। तो चीन उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है डी न्यूक करने के लिए, या खासकर नॉर्थ कोरिया के लिए। ठीक है, वो समय समय पर संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध होते हैं उनमें वो पक्ष में वोट डाल देता है और उसको नाराज कर देता है नॉर्थ कोरिया को, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि देखिए नॉर्थ कोरिया और चीन के संबंध काफी अच्छे संबंध है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूज पॉइंट वो देना चाहता है नॉर्थ कोरिया को, थोड़ी सी ढील भी, रायत भी, कि ठीक है उससे कम से कम एक कंट्रोल किया जा सकता है अमेरिका पर, और अमेरिका को दबाव में लाया जा सकता है, दबाव बना रहे अमेरिका पर। उसलिए नॉर्थ कोरिया पर उतना वो खुलकर, उतना एग्रेसिवली वो सामने नहीं आता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से उसके उतने खतरे नहीं हैं। तो अमेरिका को बहुत खतरा है नॉर्थ कोरिया से, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो नॉर्थ कोरिया जो है, या जो किम जोंग उन है, उस पर वो किसी तरीके का अटैक उस पर कर सकता है। लेकिन चीन को इस तरीके का डर नहीं सता रहा, तो इसलिए चीन जो है वो नॉर्थ कोरिया पर एग्रेसिवली वो प्रतिबंध लगाने की पक्ष में नहीं रहता है, या नहीं सामने आता है। तो इस तरीके से है ये बात। अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है ये अभी इन सभी चालों पर चाइना की नज़र कैसी होगी, और पुतिन कैसे देख रहे होंगे इस पूरी कंडीशन को? देखिए मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो परमाणु ताकतें हैं जिसमें भारत भी शामिल है, वो ये नहीं चाहते हैं, चाहे जिसमें चीन हो, रूस हो, कोई भी देश हो, कि इसमें और कोई देश या उनका भी वर्चस्व स्थापित हो। ऐसा कोई नहीं चाहता है, खुद भारत भी ऐसा नहीं चाहता है और चीन भी नहीं चाहता है। दूसरी बात, जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके जो पिताजी जो के सुब्रमण्यम साहब थे, वो परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु ताकत इनसे जुड़े हुए, वो आईडीएसए के भी डायरेक्टर रहे थे। तो उन्होंने काफी जो आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं, या इनसे जुड़े हुए बाकी जो तमाम लोग हैं, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह तमाम रहे हैं, उन्होंने भारत का स्टैंड एकदम क्लियर किया है। और उसमें हमें ये समझना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर परमाणु निरस्त्रीकरण करना है तो सबसे पहले शुरुआत ऊपर से हो, ना कि नीचे से। शुरुआत ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जिनके पास अभी अभी, जिन्होंने परमाणु ताकत के रूप में जो उभर रहे हैं, उनको निरस्त्रीकरण कर दिया जाए, और जो बड़े देशों का वर्चस्व बना रहे और वो पूरी दुनिया को लूटते रहे, जैसा कि अमेरिका आज के प्रसंग में कर रहा है। तो ऐसे में भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि जो सैकड़ों की संख्या में रूस और अमेरिका के पास जो परमाणु हथियार है, पहले वो कम करें। तो शुरुआत वहां से हो, और ऐसी तो शुरुआत रोल क्या फ्रांस ने होगा? की भी। इंटरनेशनल बॉडीज का रोल क्या होगा? यूएन है, आईएईए है, नेटो है, ईयू है, वो कैसे देखेंगे? देखिए ये सारे जो बॉडीज है वो इररिलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि
अमेरिका को ऐसा लगता है कि एक कोल्ड वॉर की जरूरत है। तो यूनाइटेड स्टेट पूरी तरीके से मानता है कि यूएनओ है, या हमें भी ये मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस में वह ताकत नहीं है कि वह किसी भी देश को, परमाणु निरस्त्रीकरण तो बड़ी चीज है, वो किसी एक साधारण से काम के लिए भी बातें कर सकें, या कि भारत या पाकिस्तान के संदर्भ में वह सिंधु जल संधि है उसको भी वापस लागू कर सके, या कि ईरान को होमोस्टेट खुलवाने के लिए मना सके। तो यूएनओ में तो वो ताकत है नहीं। जो यूरोपियन यूनियन है वो हमेशा से कहता रहा है परमाणु निरस्त्रीकरण, और जो यूरोपियन यूनियन का एक देश है जो घोषित परमाणु ताकत है वो है फ्रांस। फ्रांस ने अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कुछ परमाणु बमों में कमी की थी, इस उम्मीद के साथ कि अमेरिका और रूस भी ऐसा करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अगर भारत का कहना एकदम साफ है कि जो बड़े देश हैं वो शुरुआत करे और एक मिसाइल पेश करे, उसी के बाद में जो बाकी देश नहीं, हैं पर उनकी सुन तरफ कहाँ पहुंचा रहे हैं ना, जाए। नेटो की सुन रहे। आपने कहा कि यूएन तो अभी पूरी तरीके से नेग्लेजिबल हो चुका है, इग्नोर किया जा रहा है, उसका कोई प्रभाव बचा नहीं है। लेकिन सुन ईयू की भी नहीं रहे हैं, सुन नेटो की भी नहीं रहे हैं। नेटो को तो कागजी शेर तक बता दिया गया। कई ऐसे बयान सामने आए नेटो के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें ऐसा प्रेजेंट किया गया कि नेटो को चला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका चला रहा था, लेकिन सीधे तौर पर नेटो ने साथ नहीं दिया। अब जामवाल सर, एक प्रश्न आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी तस्वीर में एक जो लब्बो लुआब निकल कर आता है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि खंडर लेकर रोका जाए, पूरी दुनिया भर में एक तस्वीर बनाई जाए, दिखाया जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना विकास इसका हो पाए, अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ पर कोशिश की जा रही है, इस परिप्रेक्ष्य में दुनिया को दिखाया जाए कि अमेरिका स्टैंड ले रहा है। क्या ये दिखा रहा है कि सांख गिर गई है अमेरिका की, सुपर पावर के तौर पर जैसे पहले एडमायर किया जाता था अभी नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऑब्वियसली अमेरिका की साख तो गिर चुकी है फ्रॉम ए ग्लोबल प्लेयर, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का प्लेयर हो चुका है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डोमिनेंस है, इसलिए वो कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड से लेकर वेनेजुला, कोलंबिया, हर एक की बात करता है, अभी क्यूबा को लेने जा रहा है। बट यस, उसने रियलाइज कर लिया है कि विद ऑल इट्स इंटरनल प्रॉब्लम्स अभी वो उस लेवल का ग्लोबल प्लेयर नहीं रहा। देयर आर अदर प्लेयर्स जो शायद उससे मतलब बिल्कुल बराबरी पे ना हो, बट तकरीबन काफी नजदीक हैं। मतलब इट क्या इम्प्यूनिटी के साथ उनके साथ वो कुछ नहीं कर सकता। तो अमेरिका हैज रियलाइज्ड दैट नाउ, लाइक एवरीबॉडी एल्स। ट्रंप भी अपने लिए कुछ इतिहास लिखने का शौक होता है बहुत लोगों को ना, कि मैं इतिहास लिख के जाऊं, इतिहास में जगह बना के जाऊं। तो उसने कोशिश करी दोनों तरफ से, पहले पीस मेकर बना, अब वॉर मेकर बन रहा है, कि कहीं से कहीं इतिहास में मेरा नाम अच्छे शब्दों में लिखा जाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा, दोनों जगह से मतलब प्रॉब्लम आई है। एनीवे, वी कमिंग बैक टू ये जो बात न्यूक्लियराइजेशन और डी न्यूक्लियराइजेशन की हो रही थी। देखिए, सुशील जी ने बोला बिल्कुल कि ब्लॉकेड कर दो, यही तो ईरान के साथ किया जा रहा है। ब्लॉकेड लगा दिया, भूखा नंगा हो गया है, खाने को खाना नहीं है, बाहर से कुछ राशन पानी नहीं आ रहा है। पर लेट अस सी कि क्या लोग निकलते हैं, बिकॉज एक अथॉरिटेरियन रजीम की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि वो लोग भूखे रह रहे हैं, सड़क पे निकल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवरी में 50,000 मारे थे, फिर निकलेंगे, फिर 50,000 और मार देंगे। तो मतलब ये एक अथॉरिटेरियन रजीम का जो एक एडवांटेज होता है कि मतलब पब्लिक ओपिनियन डज नॉट मैटर, उसको कौन सा इलेक्शन में जीत के आना है। तो वो जो इफेक्ट होता है उसके नहीं, लिए तो आज तरीके एक विजुअल आया था ईरानियन मीडिया में, दिखाया जा रहा है कि महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, महिलाओं को हथियार दिए जा रहे हैं, उसे असेंबल करना, डीअसेंबल करना, यूज करना, सब कुछ वो पूरी प्रक्रिया सिखाई जा रही है। डिफेंस के तहत हर जगह होता है। हमारे यहाँ भी जब युद्ध का लगता है वो करके तो सिविल डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। वो ठीक है, महिला को हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता, पर देन यू हैव लॉट ऑफ अदर वॉलंटियर्स जिनको मतलब यू नो रियर गार्ड ड्यूटीज जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए तैयार किया जाता है। पर ज्यादातर ये जो ईरान में दिखाया जा रहा है, उससे पहले एक पत्रकार को दिखाया गया था कि वो एक फौजी स्टूडियो में एंटर करता है, वहाँ न्यूज रीडर को सिखा रहा है AK-47 को कहाँ से
ट्रिगर दबाते हैं, ये वो है, और वो न्यूज रीडर भी बड़े शौक से मतलब कैमरे के सामने दिखा रहा है। पर ये खाली ना थोड़ी जिसको शोशाबाजी बोलते हैं कि टीवी स्टूडियो में आके करना है, ये बिकॉज इट वांट्स टू सेंड ए मैसेज टू द वर्ल्ड कि हमारा हर शहरी लड़ने के लिए तैयार है। सेंसेशनलाइज करने के लिए इस खबर को कहीं ना कहीं इसे ऐसा दिखाने के लिए कि कॉन्फिडेंट अभी भी ईरान है अपने मुद्दों पर और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अमेरिका के शर्तों पर। सुशील सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, प्लीज़ कहिएगा। और साथ ही ये जो वीडियो जिसका मैंने जिक्र किया, एक तरह से एक साइकोलॉजिकल तौर पर प्रेशर क्रिएट करने का भी प्रयास अब ईरान भी कर रहा है। एंड टू ऐड दिस, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक एटमी किंग बनने का क्या भूत सवार हो गया डोनाल्ड ट्रंप पर? देखिए रितु जी, अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि इस समय अगर कोई सुपर पावर है वो यूएसए है, और अभी जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसने ये बहुत मजबूती के साथ इसको प्रोजेक्ट भी कर दिया है। अभी अमेरिका को कौन चैलेंज दे रहा है? चाइना? नो वे। चाइना को कम से कम 15-20 साल लगेंगे अमेरिका के बराबर खड़े होने में। उसके बाद हम बात करेंगे रशिया की। रशिया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, बिकॉज to become a world power who can influence the geopolitics anywhere in the world, you need military power and economical power. अभी वो 33 ट्रिलियन डॉलर के साथ बैठे हुए हैं। चाइना के पास कितने 17-18 ट्रिलियन डॉलर है, तो कैसे उनको, और इनके पास 12 या 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चाइना के पास बड़ी मुश्किल से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, रशिया के पास शायद एक ही है। तो कोई चैलेंज नहीं है यूएसए को। और जो कंट्री ईरान को गल्फ ऑफ ओमान में हॉर्मुज स्ट्रेट को इज इरेलीवेंट नाउ, बिकॉज गल्फ ऑफ ओमान के अंदर इन्होंने जो नेवल ब्लॉकेट किया है और इनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उस एरिया में टिके हुए हैं अभी भी। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव नो डाउट्स, ईरान इज डूम्ड। और ईरान की हार होनी है। ये कब होती है? 1 महीने बाद होती है या 2 महीने बाद होती है? और ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज भी अब एडेड ऑन बेनिफिट्स के लिए अमेरिका के गिना जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान कनेक्ट हुए और कीमती प्रतिक्रिया दी, आप सभी ने अपनी राय दी। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।